बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 कल हमने स्टार्ट किया था। आज चैप्टर नंबर 9 के जो टॉपिक्स 2-3 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। शार्ट के हवाले से भी शार्ट क्वेश्चन में कई बार ये आ चुके हैं। इससे हटकर जो हमने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाने हैं, प्रोग्रामिंग के हवाले से आज के टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, हर प्रोग्राम में वेरिएबल्स का जिक्र लाजमी होगा। ये वेरिएबल बनाए, ये करें, वो करें, और वेरिएबल हर प्रोग्राम में लाजमी डिक्लेयर होते ही होते हैं। तो ये बात आप अपने एक माइंड में बिठा लें कि पहले नंबर पे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा जाता है, सेकंड नंबर पे मेन फंक्शन, थर्ड पे होती है प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी करली ब्रेसेस में हम लिखते हैं और उसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो फिर 1 बाय 1 लिखी जाती हैं। तो प्रोग्राम बॉडी के अंदर जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। प्रोग्राम बॉडी का जो सबसे पहला हिस्सा है, सबसे पहले नंबर पे हमने जो जो वेरिएबल्स प्रोग्राम के अंदर यूज करने, हमने उन्हें डिक्लेयर करना होता है। तो हर प्रोग्राम में ये लाजमी एक हिस्सा है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। तो ये थोड़ा टोटल 2-3 अगर एग्जांपल्स जो मैं कराऊंगा उस पे आप थोड़ा फोकस कर लें 2 से 3 मिनट्स के लिए, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं वेरिएबल वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, वेरिएबल चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जो चेंज होती रहे, वेरिएबल उसे कहते हैं। कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो यहां पर भी अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करें डेफिनेशन, तो इसकी बाद में मैं अभी लिखता हूं। शुरू में जो वर्ड अभी मैंने बोला कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, दैट कैन बी चेंज, वैल्यूज कैन बी चेंज, जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाए वो वेरिएबल्स। तो यहां पर भी वेरिएबल का थोड़ा सा जो एक सिमिलरिटी है वो इसी तरह से बन रही है कि मैं एक प्रोग्राम के बारे में कहता हूं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें 20 और 30 को ऐड करना है। हम डायरेक्ट कांस्टेंट ले लेते हैं, 20 + 30 50 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो 2 नंबर्स को ऐड करे, हम कोई से 2 नंबर दें, प्रोग्राम की जब आउटपुट हमारे सामने आए तो प्रोग्राम उन 2 नंबर्स को ऐड करके हमें आउटपुट दे दे। कोई भी हो सकते हैं, जिस तरह कैलकुलेटर आप यूज करते हैं उसमें क्या एक ही कैलकुलेशन बार बार हो रही होती है? नहीं, बल्कि जो ही हम रीसेट वाला बटन प्रेस करते हैं तो 0 सामने आता है। हम जो वैल्यू देंगे 20 + 30 तो 50 आंसर आएगा। फिर रीसेट किया, फिर मैंने 70 + 50 कर दिया तो 120 आंसर आ गया। तो यहां पर बीच में सपोज किया गया कि 2 नंबर है, उनको ऐड करना है, तो बजाय इसके डायरेक्ट हम 2 नंबर लिखें। जब 2 नंबर डायरेक्ट लिख देंगे वो तो फिक्स हो गए, वो तो कांस्टेंट बन जाएंगे। लेकिन हम इस तरीके से कोई काम करें जिसमें 2 नंबर्स हम बार बार उनकी वैल्यूज चेंज करके दें तो हमारा आंसर जनरेट होता रहे। फॉर एग्जांपल मैथ के अंदर भी हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज x = 10, फिर आगे कहीं पर सपोज करते हैं, हम लिख रहे होते हैं सपोज x = 20। अब कहीं पर x की वैल्यू 10 आ रही है, कहीं पर 20 आ रही है। यहां पर भी अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूं तो जो रिजल्ट हमने लेना है वो सम
इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मैं कहूंगा ये तीन वेरिएबल्स है, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक सम जिसमें हमने आउटपुट लेनी है, रिजल्ट को स्टोर करना है, और एक ए के नाम से एक बी के नाम से। जब प्रोग्राम में चलाऊं तो मुझसे वैल्यू मांगेगा, ए की वैल्यू एंटर करें, तो मैं ए की वैल्यू एंटर कर दूं, ए इज इक्वल टू 50, बी की वैल्यू एंटर कर दूं, बी इज इक्वल टू 70, तो इसका रिजल्ट आएगा 120। फिर मैंने प्रोग्राम को दोबारा से चलाया, फिर उसने मुझसे रिक्वायर्ड किया कि a की वैल्यू एंटर करें। इस बार मैंने a की वैल्यू 100 लिख दी और b की वैल्यू 200 लिख दी। जब मैंने सम इज इक्वल टू a प्लस b किया तो अब रिजल्ट जनरेट होगा 300। इसका मतलब वेरिएबल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम बार बार प्रोग्राम्स के अंदर वैल्यूज को चेंज भी कर सकें। प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार में इस्तेमाल ना हो, बल्कि बार बार प्रोग्राम्स के अंदर हमने जो वेरिएबल्स बना दिए उनको नाम दिया, ये आइडेंटिफायर हो गए, ये ए और बी और सम, ये जो वेरिएबल्स का नाम है ये उनके आइडेंटिफायर के तौर पे यूज होगा। कल हमने पढ़ा आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल या कांस्टेंट वगैरह का नाम हो सकता है। तो ए और बी मैंने नाम दे दिए जो आइडेंटिफाई करेंगे, ये दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं। अब हर बार इनकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं। जिस तरह मैं शुरू में मिसाल दे रहा था कि इफ m इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 40 देन प्रिंट एफ पास एल्स प्रिंट एफ फेल, वो जो 10th में भी हमने बेसिक लैंग्वेज पढ़ी थी उसके अंदर पूरी एक स्टेटमेंट आ गई। तो उसमें अब मार्क्स m वेरिएबल बनाए हुए मार्क्स के लिए, तो जब प्रोग्राम चलाएंगे वो हमसे रिक्वायर करेगा कि मार्क्स एंटर करें। मैंने मार्क्स एंटर किए 47, तो m के अंदर वैल्यू आ गई 47, वो दिखा देगा पास। फिर मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, फिर वो मुझसे रिक्वायर करेगा कि मार्क्स एंटर करें। इस बार मैं 53 एंटर कर दूं। अब पहली बार m में वैल्यू 47 एंटर हुई, दूसरी बार 53, तो चेंज होकर आ रही है, वैल्यूज चेंज होकर आ रही हैं। तो यही वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बुक के अंदर मौजूद है, वेरिएबल्स आर named memory locations that are used to store programs input data and its computational result during program execution। कि वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस के नाम है। यहाँ पर एक तो इसमें इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आएगी, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम, ये रैम के अंदर बनते हैं। तो रैम का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि रैम के अंदर बाइट्स बने होते हैं, उन्हीं बाइट्स को मेमोरी लोकेशंस का नाम दिया जाता है। फिर हर बाइट को एक यूनिक एड्रेस मिलता है। ये चैप्टर नंबर 5 में मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। हर बाइट को एक यूनिक नंबर मिलता है जिसे एड्रेस ऑफ बाइट कहते हैं। हर बाइट को एक यूनिक नंबर मिलता है जिसे एड्रेस ऑफ बाइट का नाम दिया जाता है। तो वेरिएबल्स बनते हैं रैम के अंदर। तो रैम की जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनके अंदर बनेंगे। तो जो वेरिएबल्स में हम वैल्यू एंटर करेंगे वो उन्हीं लोकेशंस के अंदर सेव होंगी। अब मेमोरी लोकेशंस के अंदर ये वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं, इनके अंदर होता क्या है? दीज आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा। प्रोग्राम में हम जो डाटा इंटर करेंगे, मसलन
a इज इक्वल टू 100, इसका मतलब a के नाम से एक वेरिएबल है, मैंने उसे वैल्यू दी 100, तो मैं क्या लिख रहा हूं, a की वैल्यू 100 है। डाटा इनपुट किया, तो डाटा इनपुट करने के लिए भी हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ी। डाटा इनपुट करने के लिए भी वेरिएबल कोई नाम हमने दिया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई 100। तो a एक वेरिएबल है जो प्रोग्राम में हम डाटा इंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, उसके लिए भी वेरिएबल बनेंगे, वेरिएबल्स के अंदर डाटा एंटर होगा और प्रोग्राम जो रिजल्ट हमें जनरेट करके देगा, रिजल्ट कैसे, यहां पर मैंने लिखा सम इज इक्वल टू a प्लस b, तो a और b के अंदर तो डाटा एंटर हुआ, जब रिजल्ट आया 120 तो वो किसके अंदर स्टोर होगा, सम इज इक्वल टू 120, ये सम के नाम से भी मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। तो प्रोग्राम के अंदर जो भी डाटा इनपुट होगा उसके लिए वेरिएबल बनाएंगे, वो वेरिएबल्स के अंदर इंटर होगा, और जो रिजल्ट जनरेट करके देगा प्रोग्राम, उसके लिए भी कोई ना कोई वेरिएबल होगा जिसके अंदर वो रिजल्ट को सेव करेगा। तो ये बनते रैम के अंदर है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो वेरिएबल्स रैम के अंदर बनते हैं क्या, मेमोरी लोकेशन का नाम समझ लें, जो प्रोग्राम में हम डाटा इंटर करेंगे वो वेरिएबल्स में जाएगा, और जो प्रोग्राम हमें रिजल्ट देगा वो भी इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होगा। अब सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, डिक्लेयर का मतलब है वैसे ऐलान करना। तो यहां पर थोड़ा मैं अगर सिमिलरिटी दूं ना कि ऐलान किया जाता है किस चीज का, प्रोग्राम के शुरू में बताया जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर हम फला फला वेरिएबल को यूज करेंगे। प्रोग्राम बॉडी के शुरू में मैंने अभी बताया, पहले डायरेक्टिव लिखा जाता है, फिर मेन फंक्शन, फिर प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी के शुरू में ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। इट मींस बताया जाता है स्टार्ट में कि इस प्रोग्राम के अंदर हम फला फला वेरिएबल को यूज करेंगे। ये तो इसका अगर लफ्जी मतलब थोड़ी सी सिमिलरिटी दी जाए तो वेरिएबल्स के बारे में बताना। अब जो मेन टर्म है व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, जब उसकी डाटा टाइप भी साथ बताई जाए। प्रोग्राम के शुरू में हम वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे कि ये वेरिएबल्स हैं, जब साथ उसकी डाटा टाइप भी मेंशन कर देंगे तो हम कहेंगे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। डाटा टाइप क्या है, मसलन मैंने एक वेरिएबल बनाया a के नाम से, तो मैं लिख देता हूं int, आगे a, आगे सेमी कॉलन। तो int इंटीजर, मैं बता रहा हूं कि ये जो वेरिएबल मैंने a के नाम से यूज किया, इसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। ये वैल्यूज जो इसमें एंटर होंगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी। इंटीजर मतलब उसमें कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती, और उस पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। तो जब भी वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप के साथ प्रोग्राम के अंदर लिखा जाएगा तो हम कहेंगे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। जब भी किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी वेरिएबल को, चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं, उसकी डाटा टाइप के साथ हम प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे तो हम कहेंगे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंटैक्स, कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया कैसे जाता है। सिंटैक्स क्या है, शुरू में डाटा टाइप लिखी जाएगी, डाटा टाइप
आगे वेरिएबल नेम और एंड पे सेमी कॉलन। सिंटैक्स है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप हम लिखेंगे, डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे और एंड पे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन तो मस्ट है क्योंकि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लाजमी आता है। अब डेटा टाइप्स कौन सी हैं? डेटा टाइप जो मोस्ट कॉमन है वो मैं बता देता हूं, आईएनटी इंटीजर, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, इसके बाद CHAR कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए CHAR इस्तेमाल होती है, स्ट्रिंग के लिए भी यही होती है STR यानी स्ट्रिंग। तो ये डेटा टाइप्स हैं जो कॉमनली हमारी सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होंगी, और भी बहुत सारी हैं, तो वन बाय वन प्रोग्राम्स के अंदर जब आएंगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर मैंने वेरिएबल बनाना है ए के नाम से, तो मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करूंगा? तो पहले तो पता होना चाहिए कौन सी डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल इंटीजर, तो मैं लिखूंगा INT, आगे वेरिएबल का नाम ए, डेटा टाइप के बाद स्पेस है, आगे वेरिएबल का नाम और एंड पे सेमी कॉलन। तो ये तो सिंगल वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर करना है तो वो कैसे करूंगा? उसका सिंटैक्स जरा देखिए आप, डेटा टाइप आगे वेरिएबल 1 कामा वेरिएबल 2 जो उसका नाम होगा, कामा वेरिएबल 3 एंड सो ऑन, और एंड पे सेमी कॉलन। मसलन तीन वेरिएबल्स हैं A, B और C, इन तीनों को डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा? डेटा टाइप अगर इंटीजर है INT A, B, C और एंड पे सेमी कॉलन। इट मींस अगर वेरिएबल एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो हर वेरिएबल के नाम के बाद कॉमा लगाएंगे, हर वेरिएबल के नाम के बाद कॉमा लगाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि वेरिएबल्स के नाम को सेपरेट किया जा रहा है, ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अगर डेटा टाइप को थोड़ा सा चेंज में करूं, फ्लोट डेटा टाइप है, तो फिर भी उसकी एग्जांपल यही होगी, एग्जांपल डेटा टाइप इंटीजर की जगह पे आ जाएगा कीवर्ड फ्लोट, आगे वेरिएबल के नाम A, B और एंड पे सेमी कॉलन। अब डेटा टाइप क्यों जरूरी है? डेटा टाइप हमें बताएगी कि ये वेरिएबल्स जो हैं इन पे क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती हैं और इनमें जो वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्म में होंगी। फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा फ्लोट, इसका मतलब A और B में जो वैल्यूज इंटर होंगी वो डेसिमल पॉइंट में होंगी, इनमें जो वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट की फॉर्म में आएंगी। और यहाँ पर मैंने लिख दिया INT A, B, C, तो INT कीवर्ड मुझे बता रहा है कि A, B और C की जो वैल्यूज है वो इंटीग्रल फॉर्म में है, इंटीजर की फॉर्म में है। इंटीजर मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। फिर चूंकि ये इंटीजर और फ्लोट न्यूमेरिक होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, इट मींस इन पे हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा टाइप्स हमें ये इंडिकेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा और उसके बाद रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को समझने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन का पता होना चाहिए, इसका पता होगा तब हमें इनिशियलाइजेशन की समझ आएगी। तो मेन चीज है, मेन चीज ये सिंटैक्स है। आज के पूरे लेक्चर का जो मेन एक निचोड़ है, अगर हमें सिंटैक्स पता है तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सिंटैक्स में लिखा हुआ डेटा टाइप वेरिएबल नेम,
तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि जब वेरिएबल को उसके नाम और डाटा टाइप के साथ प्रोग्राम में हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं ये वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया है। फिर सिंटैक्स डाटा टाइप वेरिएबल नेम, आगे एग्जांपल डाटा टाइप कौन सी, इंटीजर वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है। इसके भी खास रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वेरिएबल को नाम देने के। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।